बच्चों, मैं प्रिया राठौर, नाम तो सुना ही होगा आपने। क्लास में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम करने वाले हैं जो कि हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13, जिसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। कल हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, उसके आगे से शुरुआत करेंगे और आज हम जीव व उसका पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सूक्ष्म आवास स्थान व माइक्रो हैबिटेट क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। प्रमुख जैव कारक शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं तापमान, और तापमान जीवों पर क्या प्रभाव डालता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है जीव व इसका पर्यावरण। तो पर्यावरण की परिभाषा हमने कल भी दी थी कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ मौजूद है, चाहे वो जैविक घटक हो चाहे वो अजैविक घटक हो, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्य की इकोलॉजी यानी कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों में किसी पर्यावरण के प्रति अनुकूलनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि कोई भी जीव अगर किसी पर्यावरण में रह रहा है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसे उस पर्यावरण में रहने के काबिल बना रही है। ठीक है, ऋतिक रोशन का गाना याद आ रहा है मुझे, काबिल हूँ क्या काबिल नहीं वाला, मेरे को गाने बहुत याद आते हैं। तो भाई अनुकूलन रहने के क्या कर रहा है, हमें बना रही, जैसे कि जो ठंडे इलाकों में रहते हैं एनिमल या प्लांट, उनमें कोई ऐसी चीज होती है जो उन्हें ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बनाती है। जैसे कि पोलर बियर, भाई वो वाइट होता है ताकि उसके दुश्मन उसको नहीं देख पाए। शरीर पे मोटी त्वचा होती है वसा की ताकि ठंड कम लगे, है ना। कैमल देख लो, ऊंट का तो भाई जन्म जन्मांतर से पढ़े ही आ रहे हो आप, रटाया हुआ है आपको, है ना, कि ऊंट के ऐसे वो हम्प होती है, वो यूरिन कम सिक्रीट करता है क्योंकि रेगिस्तान में रहता है। तो कोई ना कोई अनुकूलन उसके अंदर है उस पर्यावरण में रहने के लिए, और इसी का हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, कार्य की इकोलॉजी के अंदर। अगर आपको पूछ ले कि कार्य की इकोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में क्या किया जाता है, तो ये है आंतरिक अध्ययन कहते हैं, बाहरी व आंतरिक, कि कैसे हम उसको उस इन्वायरमेंट में वो कैसे रह पा रहा है। दूसरा है पर्यावास, जिसका एक और नाम है आवास। और ये वर्ड तो पता नहीं को जो बच्चे मेरी 11th की क्लासेस देख रहे हैं उनको पता होगा कि आवास क्या होता है। आवास जिसको पर्यावास भी कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है हैबिटेट। कई बच्चे, जब हम पढ़ा करते थे, हमें वही थोड़ी बाद में जो है जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया कि हिंदी मीडियम से भाई इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी है, स्कूल लेवल पे ही कर दिया था मैंने, 11th में ही स्टार्ट कर दिया था। तो जब नए आए थे तो हम आवास तो पढ़ते थे कि जिसमें भी वो एनिमल रहता है या प्लांट रहता है उसको आवास कह देते हैं। लेकिन जब हैबिटेट वर्ड पढ़ते थे तो हमारे लिए तो इंग्लिश में एक हैबिटेट होता है, हैबिट का मतलब आदत, है ना, लेकिन यहाँ पे हैबिटेट है ये, और हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे कोई जीव जिसकी भी आप बात कर रहे हो वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, उसको आवास भी कहते हैं। और अभी जो मैंने क्लास 11th में जो क्लासिफिकेशन पढ़वाया था उसमें ये आवास और ऐसी पॉइंट्स बना के ही पढ़ाया था उनको, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छे से अभी से समझ में आने लग जाए। किसी जीव के रहने का स्थान उसका पर्यावास या आवास या हैबिटेट कहलाता है, जहां पे भी वो रह रहा है। किसी जीव समष्टि समुदाय का पर्यावास विशिष्ट पर्यावरणीय कारकों वाला भौतिक निवास स्थान या क्षेत्र होता है। क्या होता है, जहां पे भी कोई जीव या समष्टि, या तो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसको हम पॉपुलेशन कह रहे थे, समष्टि कह रहे थे, या उसकी कम्युनिटी, मतलब कि बहुत सारे पॉपुलेशंस, सारी समष्टियां में रह रही हो, जिस भी आवास में या हैबिटेट में रह रहे हैं उसका कोई विशिष्ट कारकों द्वारा भौतिक निवास, कि भाई वहां पे कुछ कारक है, जैसे कि वहां पे ठंड ज्यादा पड़ रही है या बारिश ज्यादा हो रही है या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वहां पे किस तरह की एयर है ना, वहां पे किस तरह की वनस्पति है, वहां की लैंड कैसी है। तो ये सारे भौतिक का मतलब फिजिकल चीजें जो है वहां पे उसको अफेक्ट करती है, और उसी भौतिक पर्यावरण में जब वो रहता है या उसका जो स्थान है, उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है, वो उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। जैसे कि मेंढक का पर्यावास कोई पोखर है, जैसे मेंढक की बात करें
तो मेंढक कहाँ रहता है? तो मेंढक तालाब में रहता है। पोखर का मतलब कोई गड्ढा भी मान सकते हो, या तालाब में रहता है। तो मेंढक का हैबिटेट क्या हो गया कि वो तालाब में रहता है, नदी फ्रेश वाटर में रहता है ना, पानी के गड्ढों में रहता है, ये उसका आवास है। अब वो चाहे इतनू सा हो चाहे वो इतना बड़ा हो, अब उसके हिसाब से उसकी भौतिक परिस्थितियां बढ़ेगी, कम होगी कि वहाँ टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे कोई प्लांट उग रहा है कि नहीं उग रहा, मिट्टी कैसी है नीचे के तले की, ठीक है, इस तरह से। जैसे बाघ का वन, बाघ कहाँ रहता है? तो कहेंगे बाघ फॉरेस्ट में रहता है ना। तो भाई वो फॉरेस्ट क्या हो गया? उसका हैबिटेट हो गया। अब है सूक्ष्म आवास या सूक्ष्म वास स्थान या माइक्रो हैबिटेट। ये भी बहुत, ये छोटी छोटी चीजें बहुत समझ में आनी चाहिए। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट तो हमने कहा जहां पे कोई जीव समिष्टि या समुदाय रह रहा होता है, वो आसपास का जितना भी उसका रहने का स्थान है वो क्या कहलाता है? आवास या हैबिटेट या पर्यावास कहलाता है। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है? अब मैंने कहा कि मेंढक जो है वो पानी में तालाब में रह रहा है, तो तालाब उसका आवास हो गया। लेकिन उस तालाब के कई भाग है, जैसे तालाब की सतह है, तालाब के एक बीच का पोर्शन है जहां पे धूप भी आती है, अच्छी तरह से हवा भी है, और एक तालाब की तली है सबसे नीचे। तो भाई तालाब के भी 3 पोर्शन है। तो ये सब क्या हो गए? उसके माइक्रो हैबिटेट हो। कभी वो सतह पे घूम रहा है, कभी वो ऐसे, वैसे तो डीप तो जाता नहीं है मेंढक, है ना, कभी वो तालाब की तली पे चल रहा है, वहां पे क्या प्लांट है, वहां पे क्या एनिमल है, वहां पे दूसरे कौन से और जीव पाए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्या हो गए? उसके माइक्रो हैबिटेट हो गए, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट ले लो, और फॉरेस्ट में बाघ फॉरेस्ट में रह रहा है, लेकिन फॉरेस्ट के माइक्रो हैबिटेट क्या है कि कई जगह जंगल में बिल्कुल घास ही घास फैली हुई है, पेड़ है ही नहीं, तो वो एक अलग माइक्रो हैबिटेट है। एक जहाँ पे लंबे लंबे पेड़ है वो अलग माइक्रो हैबिटेट है। पेड़ के लगने का तरीका क्या है? घने पेड़ हैं या कम पेड़ है ना, ये सब क्या हो गए? माइक्रो हैबिटेट। फिर उसी जंगल में अगर कोई नदी है तो वो एक नया माइक्रो हैबिटेट है। कि आवास में भी छोटे छोटे और आवास, किसी वास स्थान में पाए जाने वाले विभिन्न उपभाग, उपभाग मतलब उसके छोटे छोटे भाग, जिसमें भिन्न पर्यावरण परिस्थितियों के कारण भिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। टाइगर फॉरेस्ट में रह रहा है, लेकिन जहाँ पे घने जंगल है वहाँ पे पेड़ पे चिड़िया भी रह रही है, मोर भी रह रहा है, बंदर भी रह रहे हैं। तो भाई एक इस जंगल का एक भाग हो गया, माइक्रो हैबिटेट हो गया वो ट्री वाला इलाका, और उस ट्री पे भी वैरायटी ऑफ एनिमल और प्लांट है, ठीक है, तो वो क्या हो गए? एक माइक्रो हैबिटेट हो गया। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं और इसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म आवास कहेंगे, ठीक है। जैसे किसी तालाब की तली, वही मैंने कहा मेंढक तालाब में रह रहा है, उसका आवास है, लेकिन उसकी तली एक माइक्रो हैबिटेट है क्योंकि वहां पे अलग प्रकार के जीव रह रहे हैं। तालाब की ऊपरी सतह और वृक्ष की कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? वैसे तो आपको पता होना चाहिए। देखो ट्रीज जो लगे होते हैं ना, तो ट्रीज के लगने का तरीका जो होता है, ट्रीज जब एकदम बहुत पास पास लगे हो, ऐसे लगे हो कि ऊपर से देखने पर वो ऐसा लगे एक छत सी बनी हुई है, सघन जिसको वन कहते हैं, बहुत पास पास, तो वो होती है हम एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि पेड़ों के लगने का जो तरीका है वो उसकी कैनोपी कहलाती है ना। अगर पेड़ दूर दूर होंगे तो बीच में आपको गैप दिखेगा, अच्छे से सनलाइट आएगी, लेकिन पेड़ बिल्कुल घने, उनकी आपस की जो, जैसे ये पेड़ है ना, उसी के साथ दूसरा पेड़ और चिपका हुआ है, उसी के साथ तीसरा पेड़ और चिपका हुआ है, तो इसको अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैनोपी। अब ये पेड़ों में ही नहीं होती, ये छोटे पौधों में भी होती है, ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट भी क्या है? कैनोपी। और उसके स्तर कि पेड़ की जड़ में कोई अलग प्रकार की फंजाई निवास कर रही है, पेड़ के बीच वाले पोर्शन में कोई अलग प्रकार का पक्षी है वो बिल बना के रह रहा है, पेड़ के ऊपर वाली कैनोपी पे कोई और प्रकार के बंदर वंदर रह रहे हैं, तो इसमें भी कैनोपी है ना। पेड़ में भी अलग अलग माइक्रो हैबिटेट बने हुए। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है और इसके आगे वाला भी, ठीक है। निकेत क्या होते हैं? सुनना अब मेरी बात। पर्यावरण हम कह रहे हैं कि किसी भी जीव के आसपास का जो भी वातावरण है, आवास है, वो पर्यावरण है, वो उसका क्या है? आवास है।
लेकिन अब ये हम पर्यावरण किसके कॉन्सेप्ट में दे रहे हैं, हम उस जीव के और उसके साथ जो दूसरे जीव रह रहे हैं उसका संबंध भी गिनते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेंढक तो रह रहा है, लेकिन मेंढक के साथ दूसरे जीव भी वहां पे रह रहे हैं, बहुत सारी और जातियां भी रह रही है, तो वो होती है हैबिटेट। लेकिन अगर मैं कोई एरिया फिक्स कर दूं कि किसी जीव के प्राकृतिक आवास का वह स्थान जहां उसका संबंध किसी दूसरे जीवों से भी हो, तो उसको हम कहते हैं निकेत। ठीक है, आवास क्या हो गया कि जो जीव जहां पे रह रहा है उसके चारों तरफ जो भी है, जिस भी जगह पे वो रह रहा है वो आवास। लेकिन आवास के साथ अगर उसका संबंध उन जीवों से भी है कि वो जीव उस पर कोई इफेक्ट डाल रहा है, वो किसी और पे इफेक्ट डाल रहा है, तो ये सब इफेक्ट को जब हम काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं निकेत। परिभाषा में आपको लिखवा दूंगी, चिंता मत करो, लेकिन इसके नाम देख लो। इसको निकेत भी कहते हैं, इसको नीश भी कहते हैं। इंग्लिश वाली स्पेलिंग भी आपको देखनी है, और एक हिंदी में शायद कर्पणा या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको भी याद रखें। अभी एक बार और चेक कर लेना, नीचे आएगा। ठीक है, क्या है वह स्थान, ये आ गई परिभाषा। वह स्थान विशेष मतलब आपने एक एरिया फिक्स कर दिया है, प्राकृतिक परिवेश जहां जीव अपने जीवीय संबंधों व भौतिक पर्यावरण में रहता है। ठीक है, वह स्थान फिक्स स्थान जहां पे जीव अपने भौतिक पर्यावरण और उसके साथ जो दूसरे जीव रह रहे हैं उनसे भी संबंध बना के रखा हुआ है। संबंध इन द सेंस कि वह ये संबंध नहीं, रिश्तेदारी वाला संबंध। संबंध मतलब कि जैसे वो किसी को खा रहा है, कोई उसको खा रहा है, उसके रहने से किसी और को इफेक्ट पड़ रहा है, वो वाला संबंध कह रहा है। ठीक है, जीवीय संबंध आपस में। पेड़ है तो पेड़ उसको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, है ना, वहां का दूसरे मेंढक है तो मेंढक उस जीव को कैसे इफेक्ट कर रहा है, मोर है तो मोर कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें उसको क्या कहते हैं, निकेत। ये परिभाषा लिख लेना, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ठीक है, और पूछी जाती है निकेत क्या होते हैं। यह पर्यावरण और उसके अनुकूल शारीरिक क्रियाओं व्यवहार पर निर्धारित होती है। ठीक है, जो जिस पर्यावरण में वो रह रहा है उसके क्या अनुकूलन है, उसके शरीर में क्या क्रियाएं हो रही हैं उस पर्यावरण की वजह से, उसका व्यवहार कैसा है, इन सब पे निर्धारित होता है निकेत। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें और पर्यावरणवास यानी हैबिटेट में क्या फर्क है ये भी देख लो। ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये कर्मता, मेरे को कर्मता वर्ड याद नहीं आ रहा था, ये कर्मता वहां पे मैंने लिखा है ना, उसको सही कर दो, कर्मता है ना भाई। ये वर्ड मैंने ना एनसीईआरटी में ही पढ़ा है अपने जमाने से, हमने तो निकेत ही वर्ड पढ़ा था। ये नया वाला वर्ड जो है कर्मता, ये एनसीईआरटी पढ़ाना जब मैंने शुरू किया तब पढ़ना शुरू किया कि कर्मता भी होता है, मेरे को याद भी नहीं रहता। निकेत पढ़ा है तो निकेत ही याद रहता है। चलो, तो कर्मता जिसको हम क्या कह रहे हैं, निकेत। पर्यावास और निकेत में क्या अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये लो, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट यह जीव के रहने की भौतिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है कि जीव जहां रह रहा है, जिस भी एरिया में, घास में, जंगल में, तालाब में, कहीं भी रेगिस्तान में, तो वो उसका क्या है, वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, पारिस्थितिकी कर्मता या निकेत क्या है, देखो इंग्लिश में निके ही लिखा हुआ है इसमें। इकोलॉजिकल निकेत क्या है, यह जीव की अपने पर्यावास व पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका है कि वो कैसे वहां पे रह के उस इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, या उसके रहने के साथ दूसरे जीव उस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, वो उसका निकेत कहलाता है। डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे मैं अगर रेगिस्तान में रहने लग जाऊं तो रेगिस्तान मेरा क्या हो गया, रेगिस्तान मेरा हैबिटेट हो गया, राइट। अब मैं उस रेगिस्तान में रह के कैसे जीवन यापन कर रही हूँ, है ना, मैंने अपने आप में क्या चेंज किए, मैंने पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, है ना, धूल से बचने के लिए मैं कहीं छुप जाती थी, चद्दर ओढ़ के ऐसे बैठी रहती हूँ, है ना, मेरे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो वो वाइल्ड, आपने वो सीरीज देखी होगी है ना, बेयर ग्रेविल्स की, मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, बहुत देखा है मैंने उसको। वो क्या करता है, वो यही करता है, वो जिस हैबिटेट में रहता है वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढालता है कि अब रेगिस्तान में रह रहा है, पानी नहीं है तो कम से कम टॉयलेट जाना ताकि बॉडी के अंदर पानी रिटेन रहे।
ठीक है। और एक तो मैंने उसका गजब का वीडियो देखा था, सांप खा जाता है वो, उसको खाने को नहीं मिलता रेगिस्तान में, तो वो सांप को इतना हिस्सा जो है वो काट के और बाकी सांप सेक के खा जाता है। क्यों? आप बोलेंगे पॉइजन होता है, तो सांप के सिर्फ सर में पॉइजन होता है, बाकी बॉडी पे कुछ नहीं होता। सर निकाल दो तो सांप विदाउट पॉइजन रहता है। तो अब मैं वहां रह के मैं अपने आप को कैसे ढाल रही हूँ, कैसे अनुकूलित कर रही हूँ, वो मेरा निके है। मैं कैसे प्रभावित कर रही हूँ वहां पे, जानवरों को खा रही हूँ मतलब उनको प्रभावित कर रही हूँ, है ना, उनके वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही हूँ तो अपने आप को प्रभावित कर रही हूँ। तो ये जो होती है भूमिका क्या है उस एनवायरनमेंट में मेरी, वो मेरा निके हो जाएगा उस पर्यावरण में। ठीक है। एक से ज्यादा प्रजातियां समान वातावरण पर्यावरण में रह सकती है या पर्यावास में रह सकती है। मैं कह रही हूं कि मैं रेगिस्तान में रह रही हूं तो मैं अकेली थोड़ी रेगिस्तान में रह रही हूं, और भी प्रजातियां हैं वहां पे, सांप भी घूम रहे हैं, बिच्छू भी घूम रहे हैं, गिरगिट भी घूम रहा है, कैक्टस भी उगा हुआ है ना, ऊंट भी घूम रहा है। तो ये बहुत सारी जातियां हो सकती है वहां पे। लेकिन निके वर्ड जब मैं यूज करती हूं तो मेरा क्या मतलब होता है कि एक कर्मठता में एक ही प्रजाति होती है, कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूं। मैंने कहा ये मेरा निके है, इसका मतलब कि इस निके के अंदर सिर्फ मेरी कहानियां चलेगी, मेरी इंपॉर्टेंस रहेगी, मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने आप में क्या चेंज कर रही हूं, ये मैं बात करूंगी। ठीक है। निके बोला मतलब उस पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हो, कि आपने बोला शेर का निके, तो उस शेर का निके मतलब शेर जहां पे रह रहा है उस एरिया को हम क्या कह देंगे, निके कह देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं शेर का हैबिटेट, तो उस हैबिटेट में और भी हैं भाई, वो प्रजातियां भी हैं, मोर भी होगा, चीता भी होगा, दूसरे एनिमल्स भी होंगे। ठीक है। ये फर्क है हैबिटेट और इकोलॉजिकल निके में। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ बनाती हूँ, हाँ देखा ऐसा ही होता है मेरे साथ। कहाँ बनाऊं? जैसे मान लो ये एक जंगल है, इसमें मैं खड़ी हूं, तो ये जंगल मेरा क्या हो गया, ये जंगल मेरा ये मेरा आवास हो गया, हैबिटेट हो गया, है ना, पर्यावरण हो गया। लेकिन इस जंगल, पूरे जंगल में थोड़ी ना रह रही हूं मैं, इस एरिया में रह रही हूं, ये इस एरिया में रह रही हूं, तो ये एरिया मेरा क्या हो गया, निकेत हो गया। और अब इस निकेत में आने वाली चीजें मुझे कैसे इफेक्ट कर रही है, मैं कैसे चीजों को इफेक्ट कर रही हूं, ये सब आ जाएगा। ठीक है। इन आवासों, सूक्ष्म आवासों की भौतिक रासायनिक परिस्थितियों में इतनी अधिक भिन्नताएं के लिए तापमान, जल, प्रकाश, मृदा जैसे भौतिक कारक जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं। कोई भी आवास है तो उसमें क्या क्या चीजें इफेक्ट करेगी, तो भाई वहां का टेम्परेचर कैसा है, पानी कितना है, लाइट कितनी आ रही है, सॉइल कैसी है, ये सब उस पर्यावरण को या उस आवास को इफेक्ट करती है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। ये हमें पढ़ने हैं, अजैविक घटक कौन कौन से, तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, ये चार हमें पढ़ने हैं कि पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं। जैविक कौन से हैं, ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग थिंग्स जितने भी है वो जैविक है। अजैविक में ये सब आ जाएंगे। और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो तापमान शुरू करेंगे। ठीक है। अजैविक कारक प्रमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है इस पे धमाधम से, लॉन्ग टाइप में भी और शॉर्ट टाइप में भी। सबसे पहला है टेम्परेचर, तापमान। क्या क्या है मैंने आपको बताया, चार हो गए ना, तापमान, जल, प्रकाश, मृदा। चार में से आज हम पहला शुरू करने वाले हैं, तापमान। किसी पदार्थ की उष्णता, उष्णता का मतलब गर्मी, हॉटनेस, और ठंडा होने का अंश तापक्रम कहलाता है। कि कोई एनवायरनमेंट कितना गर्म है और कितना ठंडा है वो उसका तापमान या टेम्परेचर कहलाता है, तापक्रम कहलाता है। इसका अर्थ है कि कोई भी जीवधारी प्रमुख रूप से तापमान द्वारा ही प्रभावित होता है ना। सबसे ज्यादा हमें कोई चीज इफेक्ट करती है तो वो तापमान करता है। आप खाने बिना 10 दिन रह सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको भाई जहां आप रेगिस्तान की 55 डिग्री की गर्मी में रह रहे हो, डेजर्ट एरिया में, आपको ले जाके पटक दूं मैं अटलांटिक के -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हालत खराब हो जाएगी आपकी।
आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो तापमान हमें बहुत इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, क्यों इफेक्ट करता है, ये हमें पढ़ना है। इनकी कार्यकी का मतलब फिजियोलॉजी। बेटा ये वर्ड्स तो मुझे लगता है आपको समझ में आने चाहिए। कार्यकी क्या होती है, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, कि हमारे अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं चल रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, डाइजेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, यूरिन बन रहा है, वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ये जितना भी प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो सब फिजियोलॉजी है, कार्यकी होता है। 11th क्लास जो मेरे बच्चे ले रहे होंगे, 12th वाले भी 11th की क्लासेस ले रहे होंगे, उसके फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये तीनों चीजें समझाई है कि कार्यकी क्या होती है। तो कार्यकी क्या है, फिजियोलॉजी, आंतरिक अभिक्रियाएं। आकारिकी का मतलब बाहर से आप कैसे दिख रहे हो, वो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, है ना, शारीरिकी। और एक होती है एनाटोमी। एनाटोमी क्या है, ये शारीरिकी। शारीरिकी को इंग्लिश में यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एनाटोमी। एनाटोमी क्या होती है, अंदर की संरचना है कि आपके अंदर क्या है, स्टमक है तो कैसा है, लिवर है तो कैसा है, जो हम पढ़ते हैं ना, कोई भी सिस्टम आप पढ़ते हो कि इसके अंदर ये वाली एपिथेलियम है, ये वाला टिश्यू है, ये सब एनाटोमी के अंदर आते हैं, शारीरिकी के अंदर। और मॉर्फोलॉजी में सिर्फ बाहर की चीजें दिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी तापमान हमारी फिजियोलॉजी को भी इफेक्ट करता है, हमारी मॉर्फोलॉजी को भी इफेक्ट करता है और हमारी एनाटोमी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। वितरण सभी पर तापमान का गहरा असर होता है, और वितरण और जनन पे भी, सब पे तापमान भारी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम जो है इंडियन, अगर आप देखें, जो ये ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं हम, है ना, हमारे यहाँ मौसम चेंज होता रहता है, तो हमारी हाइट कम होती है, कलर आप देखो, हम गोरे से गोरा भी इंडियन देख लोगे आप तो उसको कंपेयर कर लो, और एक फॉरेन में जो रह रहा है, जो बर्फीली वादियों में रह रहा है, फॉरेन के आप आदमी को देख लो, उसकी हाइट हमारे कंपैरिजन में ज्यादा है, रंग गोरा है। तो ये क्या है, वहां के इन्वायरमेंट का और हमारे इन्वायरमेंट यानी टेम्परेचर का फर्क है। आपका टेम्परेचर जो है वो एक तरह से कभी भी बर्फ वाले इलाके में नहीं जाता, है ना, गर्म ही रहता है, नॉर्मल ठंड भी इतनी ठंडी नहीं रहती जितनी वहां पे रहती है। तो हमारी मॉर्फोलॉजी, हमारी आकारिकी और उनकी आकारिकी में फर्क है। ऐसे ही एनाटोमी में भी फर्क होता है, हमारे खान पान और उनके खान पान में, हम बड़ा मस्त मिर्च मसाला खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, उनको खिला दो, भले ही यहाँ ला के खिला दो, आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वहां के तापमान के अनुसार उनका अंदरूनी चीजें ऐसे एडजस्ट हो गई है कि वो मसाले वाली चीजें नहीं खा सकते, दूसरे दिन बाथरूम में जाके बैठ जाएंगे वो। तो ये हो गया एनाटोमी। व्यवहार में भी फर्क होता है, जनन में भी फर्क होता है, रिप्रोडक्टिव, जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं उनमें प्रजनन क्षमता ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है। और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, अटलांटिक में जनसंख्या बहुत कम है, और इधर वाले एरिया में ले लो जहाँ पे टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो वितरण को भी जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। पृथ्वी पर औसत तापमान निम्नलिखित के साथ बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, जरा ध्यान से सुने। पहला क्या होता है, ऋतु बदलाव, कि मौसम बदलने के साथ टेम्परेचर बदल जाता है। सर्दी है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बारिश में थोड़ा नॉर्मल सा रहता है, ठीक है। कभी सर्दी में 16 डिग्री हो रहा है तो गर्मी में 45 डिग्री हो रहा है, और बारिश में 30-35 के आसपास चलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। ये तो भाई सोशल पड़ी है। अर्थ को अगर हम बोले तो हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटोरियल है ये, इस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सबसे अधिकतम। इस एरिया में आने वाले जितने भी देश हैं या सिटी है उनमें तापमान बढ़ा हुआ रहता है, जबकि जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ, तो टेम्परेचर कम होता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ पे अटलांटिक और ऐसे ऐसे देश आते हैं, वहाँ पे भाई बर्फ जमा रहती है साल भर, सूरज देखने को नहीं मिलता। तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे तो तापमान अधिक होता है, और जैसे हम ध्रुवों पर जाएंगे तो कम होता जाता है, घटता है, ठीक है। मैदानों से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। ये कोई रटने वाली बात है क्या, बताओ। हम कहाँ जाते हैं छुट्टियां मनाने, हिल स्टेशन। क्यों जाते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन में अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है ना, हमारे कंपैरिजन में। हम लैंड पे है, वो पहाड़ पे है, तो वहां पर टेम्परेचर कम है। समझ में आ गई।
तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों व पहाड़ों की बहुत ऊंचाई पर शून्य से कम, है ना, शून्य से भी कम होता है, कई जगह माइनस में चलता है, तथा गर्मियों में मरुस्थलों में 50 से भी अधिक होता है। लैंड पे आप जाओ डेजर्ट में 55 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर, पहाड़ों पे जाओ जहाँ पे बर्फ जमी रहती है -डिग्री, शिमला विमला में बर्फ जम जाती है सर्दियों के दिनों में, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ कि क्यों कम होता है? हम जब हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है? इसका जवाब देंगे आप मुझे, अगर आपने सोशल पढ़ी है, सोशल क्या साइंस पढ़ी है तब भी, ठीक है। कुछ अलग प्रकार के आवास जैसे गर्म पानी के स्रोत, गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकायों में औसत ताप 100 डिग्री से भी अधिक होता है। कुछ ऐसे भी हमारे पास तालाब है जहाँ पे या तो बर्फ जमती रहती है, भाई मूवीज वगैरह में देखे होंगे, आइस एज में पूरी नदी की नदी जमी होती है, उस पर वो स्केटिंग कर रहे होते हैं, ऐसा भी है। और कुछ झीलें ऐसी हैं जहाँ पे 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, गर्म पानी के झरने, जहाँ पे हमारा वो प्यारा बेचारा तो नहीं, फेमस थर्मस इक्वेटिकस, जो हमने पीसीआर मेथड में पढ़ा था कि उसका हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, क्योंकि वो थर्मस इक्वेटिकस 100 डिग्री 90 से 100 डिग्री की सेंटीग्रेड पे भी जिंदा रहता है, गर्म पानी के झरनों में भी, है ना। तो ऐसे भी कुछ हमारे पास जीव हैं अद्भुत। चलो ठीक है, तो भाई ये ऐसे चेंज होता रहता है। गहरे समुद्र में पानी जाओ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर सतह पे थोड़ा ठंडा रहता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जीव मेगाथर्म, अब देखो कहते क्या है, ये एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लो इसको। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को हम मेगाथर्म कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जीव मीजोधर्म कहलाते हैं, ये मीजोथर्म है ना, मीजोथर्म। और शीतोष्ण जीव को माइक्रोथर्म, ये एक्स्ट्रा में है, थोड़ा आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, ठीक है। हमने 3 रेंज बना रखी है। जहां पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है उसको मेगाथर्म बोल रहे हैं, बीच का है उसको मीजो बोल रहे हैं, मीजो, बीच वाले को मीजो, और बहुत कम है उसको माइक्रोथर्म बोल रहे हैं, ठीक है। और ध्रुवीय वालों को हम बोलते हैं हेकिस्टोथर्म, जहां पे टेम्परेचर आइस जमी हुई है उसको। ये 4 कुछ कैटेगरीज है, एक्स्ट्रा में है, चाहो तो लिख लेना। पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता लैप्स दर कहलाती है, ठीक है। हम अगर पृथ्वी पर ऐसे ऊपर की तरफ जाएं, ऊर्ध्वाधर का मतलब लॉन्जिट्यूडनल, वर्टिकल, जो भी आप कहो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लैप्स। लैप्स का मतलब क्या होता है? लैप्स का मतलब होता है कम होना, छोड़ देना ना, वैसे छोड़ना भी होता है, लेकिन हम वैसे लैप्स हो गया यानी छूट गया, कुछ कम हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं पृथ्वी से, समुद्र तल से ऊपर की तरफ, ये तो आपको पता ही होगा कि हाइट जब भी हम मेजर करते हैं हम समुद्र तल से करते हैं, जमीन से नहीं करते। अगर आप जिस लैंड पे रह रहे हो वहाँ पे कोई ओशियन है या नदी है तो हम उसको उसके डीप से लेवल का हाइट काउंट करते हैं। इसलिए कहीं भी आपने ऊंचाई पढ़ी होगी तो ऐसे लिखा होगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। तो जब हम हाइट पे जाते हैं वर्टिकली तो टेम्परेचर गिरता है, तापमान गिरता है, ये बात मैंने अभी आपको बताई, उसको कहते हैं लैप्स दर। और वो लैप्स दर कितनी है? इसका मान प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री होता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक 1000 मीटर ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। आप हर 1000 मीटर पर जाओगे टेम्परेचर आपको 6 डिग्री 6.5 डिग्री कम मिलेगा। इसीलिए पहाड़ों पे टेम्परेचर जो है, अभी भी मैंने उस बात का आंसर नहीं दिया है कि पहाड़ों पर टेम्परेचर कम क्यों होता है, ये तो आप दोगे और नहीं तो ढूंढोगे। चलो, अब तापमान जो है वो जीवों को प्रभावित कैसे करता है? हमने कहा भाई बहुत प्रभावित करता है, जनन को भी, वितरण को भी, शारीरिक को भी, लेकिन कैसे? पहला, उपापचय पर प्रभाव। क्या प्रभाव? उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? पहले तो यही पता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म होता है कि 2 चीजें मिलकर कोई तीसरी चीज बना ले, या कोई चीज टूटकर कोई 2 चीजों में या 4 चीजों में विभक्त हो जाए, जिसको एक को तो हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी 2 प्रकार का होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में तो शायद इसको उपचयन कहते हैं और इसको अपचयन कहते हैं, और दोनों को मिला के उपापचयन कहते हैं।
अच्छी हिंदी इंग्लिश ना मेरी। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? कि अगर दो चीजें मिलकर कुछ चीज बनाती हैं नया, जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, है ना, एनर्जी बनाते हैं, तो वो होता है एनाबॉलिज्म। किसी चीज को तोड़ के नई चीज बनाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड और ये सारी चीजें बनाते हैं, तो वो होता है कैटाबॉलिज्म। श्वसन एक कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, शायद पता हो आपको, है ना। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी, टूटता है उसमें, है ना। डाइजेशन में भी हम तोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिज्म एक्टिविटी है, जहाँ पे हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के कुछ बनाते हैं, ग्लूकोज, शर्करा, तो वो एनाबॉलिज्म है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको शायद पहले से पता होनी चाहिए। चलो, तो कैसे इफेक्ट करता है? एंजाइम हमेशा अनुकूलतम ताप पर बेहतर कार्य करता है। हमारे बॉडी में क्या है भाई, हमारी बॉडी का सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? हार्मोन और एंजाइम पे। हार्मोन, एंजाइम दोनों प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के बारे में आपको शायद पता हो कि प्रोटीन टेम्परेचर फिक्स होता है। अगर कोई एंजाइम है या कोई हार्मोन है तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही काम करेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो प्रोटीन की रेंज है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री, या कुछ बुक्स तो लिखती है 25 से 30 ही है, इतना डिग्री पे हमारा प्रोटीन अच्छे से काम करता है। इसके ऊपर टेम्परेचर गया या इससे नीचे टेम्परेचर गया 25 से नीचे, तो प्रोटीन काम करना बंद कर देता है। इसीलिए तो हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। 36 डिग्री क्यों मेंटेन रखते हैं? ताकि हमारे एंजाइम्स काम करते रहे। अगर ये टेम्परेचर हिला डुला, बुखार आ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप वीक हो जाते हो ना। क्यों? क्योंकि बॉडी की सारे एंजाइम्स काम ही नहीं कर रहे, बेहतर कार्य करते हैं। ताप बढ़ने व घटने से एंजाइम की कार्यशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज्यादा बढ़ जाए तो भी नुकसानदायक, ज्यादा कम हो जाए तो भी नुकसानदायक। फिक्स रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे एंजाइम्स या प्रोटीन जो है 25 से 35 डिग्री पर अच्छे से काम करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, जल अवशोषण, पुष्पन, अंकुरण, वितरण जैसी क्रियाएं तापमान से प्रभावित होती है। सब का मालिक तापमान, क्योंकि एंजाइम डिपेंडेंट है। दूसरा है प्रजनन, वृद्धि और विकास पे, जो हमने शुरू में कहा था कि रिप्रोडक्शन को भी टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसीलिए इंडियन, जो आप ये ट्रॉपिकल एरिया के, उष्णकटिबंधीय इलाकों के लोग ज़्यादा जनन करते हैं। चाइना, भारत, इनमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जबकि आप उधर ले लो ठंडे इलाकों में, अमेरिका में, अटलांटिक में, वहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम है। ठीक है, वृद्धि भी। तापक्रम का शुक्राणु जनन, वृद्धि, विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अनुकूलन ताप पर वृद्धि व विकास की गति तीव्र होती है। अनुकूलतम होना चाहिए आपके लिए, जो बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए वैसा चाहिए। कम या ज्यादा, अगर आप उस एरिया में रहते हो तो वहां का टेम्परेचर आपके लिए अच्छा है, यहाँ रह रहे हो तो यहाँ का टेम्परेचर आपके लिए अच्छा है। ठीक है। व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या है? ताप के प्रभाव के कारण अनेक जंतु दिन की गर्मी में बिलों में छुप जाते हैं। हाँ, आप जंतु छोड़ दो भाई, आप ही ले लो। है, क्या करते हो? धूप, बहुत मैम धूप लग रही है घर में। वो स्कूल में कुछ करवाते हैं ना प्रोग्राम धूप के अंदर, सुबह 11 बजे, है ना, सब वो ऐसे अपनी, कोई अपनी चुन्नी लेके बैठा है ऐसे, कोई अपनी है ना रजिस्टर निकाल के ऐसे बैठा है, कोई किसी लड़की के पीछे ऐसे छुप के बैठा है ना। करते हुए नहीं, हमने भी किया खूब, बिठा देते थे हमें ग्राउंड में। फिर अब करें क्या, धूप लग रही है, पीछे से पीठ पे जल रहा है, तो भाई क्या करते हैं हम? तो भाई ऐसे काम करते हैं। जो छोटे छोटे एनिमल है वो क्या करेंगे? बिलों में घुस जाते हैं, है ना। हम नहीं घुस सकते ना, मार पड़ेगी हमें। रात्रि में ताप में गिरावट होने पर बाहर निकल आते हैं। कुछ एनिमल आपने देखा होगा रात्रिचर होते हैं, जैसे कि हमारा चमगादड़, उल्लू, है ना, और भी हैं जो बिल में रहते हैं। सांप वगैरह आपको दिन में नहीं मिलेंगे, रात में ठंडे में मिलते हैं, है ना। रात को वो निकलते हैं क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जंतुओं की शीत, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में भी ताप के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। शीत निष्क्रियता को क्या कहते हैं हम? हाइबरनेशन। क्या होता है कि मैंने 11th वाले बच्चों को भी ये कहानी सुनाई कि आप कभी अपने घर में जो चिपकलियां रहती हैं उनको नोटिस करना
किसी और को नहीं, छिपकली को ही नोटिस कर लेना। अभी जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ना, सारी छिपकलियाँ छुप जाने की। अभी जो आपको फड़फड़ फड़फड़ करती इधर उधर दिख रही है ना, सब घुस जाएंगी, दिखेगी नहीं, मतलब जब तक सर्दी नहीं जाएगी ना नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो शीत निंद्रा में चली जाती है, उनको इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं है, इतना कम। तो वो क्या कर लेती है, कई खोपचे में जाके छुप जाती है, अपनी शरीर की क्रियाओं को निष्क्रिय मतलब कम कर देती है, खाना पीना एक साथ खा लेती है और 3-4 महीने के लिए दुबक लेती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और रेप्टाइल्स, जो कि छिपकली रेप्टाइल्स का है, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है। बाहर माइनस में तो उनकी तो मौत ही हो जानी है, माइनस में चली गई तो, ठीक है, वो मेंटेन नहीं कर पाती हमारी तरह, ठीक है। ऐसे ही भालू, आपने देखा होगा बहुत सर्दी पड़ती है तो गुफा में सो जाता है, शीत निंद्रा में चला जाता है। ऐसे मेंढक भी चले जाते हैं शीत निंद्रा में, वो तो दोनों निंद्रा में जाते हैं, वो शीत निंद्रा में भी जाते हैं, वो ग्रीष्म निंद्रा में भी जाते हैं। गर्मी भी उनको सहन नहीं, बारिश में ही दिखते हैं मेंढक, क्योंकि वो सो जाते हैं किसी बिल में, खोपचे में जाके एक बार खा पी लेते हैं। भालू का आपने सुना 6 महीने तक सोता रहता है ना, तो उसको कहते हैं हाइबरनेशन। जो शीत निंद्रा में जाते हैं, सर्दियों में सो जाते हैं, जो 6-7 महीने के लिए। ग्रीष्म निद्रा, एस्टिवेशन जिसको कहते हैं, वो गर्मियों में सो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों में सो जाते हैं, जैसे मेंढक। कुछ एनिमल्स आपको सर्दियों में ही दिखते हैं, गर्मियों में दिखेंगे ही नहीं, सोए रहते हैं वो, है ना, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, हाइबरनेशन। उनमें वो अपनी एक्टिविटीज को कम कर देते हैं। तो वो तापमान, क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं अपनी बॉडी का तापमान इन इंसानों की तरह मेंटेन नहीं कर सकता। इंसान तो अपने तापमान को मेंटेन कर रहे हैं, छिपकलियां नहीं कर सकती, मेंढक नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी गर्माहट वाली चीज़ों में घुस जाते हैं, बिलों में, ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, है ना। आसपास के बहुत ठंडे वाले इलाकों, बर्फ़ नहीं जम जाए उनके, ऐसे बन के ना घूमे वो, ठीक है। बाकी मैं ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या ही बात करें इसकी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया। जीवों के ताप को सहन करने की क्षमता के आधार पर निम्न 2 समूह में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्या 2 समूह है? पहले है यूरीथर्मल और दूसरे हैं हमारे स्टेनोथर्मल। नाम है यूरीथर्मल। थर्मल का मतलब क्या है? ताप। ऐसे एनिमल्स जो अपना तापमान मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे हम, कोई भी तापमान हो हम उसमें रह लेते हैं, हम अपने आप को मेंटेन, कपड़े पहन लेंगे, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, अभी आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। पसीना आता है ना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। टॉयलेट, सर्दियों में टॉयलेट ज़्यादा आती है, क्यों आती है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये हम क्या करते हैं, कुछ जीवधारी तापमान के विस्तृत परास को, विस्तृत का मतलब बहुत रेंज हाई हो, जैसे कि हम हैं, सर्दी में 16 डिग्री पे भी रह सकते हैं और गर्मी में 55 डिग्री पे भी रह सकते हैं। हम हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, 37 डिग्री बना के रखेंगे उसको, बाहर कितना भी टेम्परेचर चेंज आ रहा हो। तो ये विस्तृत रेंज अर्थात उतार चढ़ाव को सहने में सक्षम होते हैं, इन पे ज़्यादा कोई असर नहीं होगा, उसमें सफलता से रह पाते हैं। इन्हें यूरीथर्मल जीव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, दोनों जैसे स्तनधारी यानी कि मैमल्स, हम भी आते हैं उसमें, और एविस, ठीक है। रेप्टाइल्स नहीं आते, रेप्टाइल्स तो मैंने कहा टेम्परेचर चेंज होता रहता है उनका, है ना, वो आते हैं स्टेनोथर्मल में। स्टेनोथर्मल क्या है? ये भाई वेले, बाहर ठंडा हुआ तो ये भी ठंडे हो जाएंगे, बाहर गर्म हुआ तो ये भी गर्म हो जाएंगे, और फिर इनको छुपना पड़ता है, क्योंकि ठंडे होके कितने ठंडे हो गए, बाहर टेम्परेचर 2 डिग्री चल रहा है, जम ना जाओगे ब्लड आपका, तो फिर उनको इधर उधर पनाह लेनी पड़ती है, छुपना पड़ता है, शीत निंद्रा में और ग्रीष्म निंद्रा में सोना पड़ता है। स्टेनोथर्मल जीव तापमान के एक सकरे का मतलब नैरो, बहुत कम रेंज को करते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा मान लो वो 20 डिग्री तक चले जाएंगे, 20 से और ऊपर मान लो वो 30 डिग्री पर चले जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे दूं, इससे कम या इससे ज्यादा होते ही उनकी 12 बजने लग जाएगी, और 12 बजने लग जाएगी तो फिर उनको क्या पनाह लेनी पड़ेगी? बिलों की और ग्रीष्म और शीत ऋतु की पनाह लेनी पड़ेगी, में रहने में सक्षम होते हैं अधिकांशतः जीव। अब आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे लिखा है सक्रिय परास में रहने में सक्षम होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे जीव जो एक विस्तृत परास को सहन नहीं कर सकते,
उल्टा लिखना चाहो नेगेटिव में। अधिकांश जीव इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मछलियां, उभयचर, सरीसृप, अधिकांश इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, अपृष्ठवंशी जंतु। ये मछलियां क्या करती है, जिन इलाकों में बर्फ जम जाती है तो ऊपर बर्फ जम जाती है तो मछलियां बहुत डीप चली जाती है समुद्र में, क्योंकि अंदर टेम्परेचर सही, ऊपर बर्फ है ना। और देखा भी होगा आपने, हमारे यहाँ तो भाई वो आना सागर है ना, उसमें ठंड में जब 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है तो मछलियां मरने लग जाती है ना, बाहर ऐसे पड़ी रहती है, क्योंकि टेम्परेचर भाई वो सहन नहीं कर सकती, बहुत कम डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप क्या है टेम्परेचर। और इसके साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नई कहानियों के साथ।